एनएसजी के जवान कैसे होते हैं, एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो कैसे होते हैं। जब आप एनएसजी का नाम सुनते हैं तो शायद आपके जहन में एक तस्वीर उभरती है जिसमें सिर से लेकर पांव तक काले रंग के और एकदम गठीले बदन वाले जवान जो कि किसी भी मुश्किल हालात में देश की हिफाजत करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। शायद ऐसी तस्वीर, ऐसी छवि आपके जहन में उभरती है। लेकिन इस वक्त हम एनएसजी के एक ऐसे जवान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो 26/11 जैसे मुश्किल ऑपरेशन में अपना बहुत बड़ा योगदान दे चुके हैं। लेकिन इस वक्त वो एक गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि वो जब जवान थे तब भी पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से उन्होंने अपनी नौकरी की, और अब जब वो रिटायर हो गए हैं, एनएसजी की नौकरी से रिटायर हो गए हैं, आर्मी की नौकरी से रिटायर हो गए हैं, तब भी वो पूरी शिद्दत के साथ अपनी नौकरी कर रहे हैं और अपने लिए, अपने पूरे परिवार के लिए बहुत बेहतरीन ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपका नाम क्या है बाबू? मैं रिटायर्ड हवलदार सुधाकर पाठक। सुधाकर जी, आप रहते कहाँ पर हैं? यहीं पर नवीन मंडी वर्मा ढाबा बाईपास अयोध्या जी। अच्छा, आपको देखकर कोई कहेगा नहीं कि आप एनएसजी में थे। आप अपने बारे में ज़रा बताइए हमें डिटेल में। नहीं, आर्मी के पर्सन तो देख करके इतना लंबा चौड़ा होता है कि ज़्यादातर लोग पता कर ही लेते हैं कि फौजी होगा ये। नहीं तो अगर एक दो बार बात किया तो उसे तो पता लग ही जाता कि फौजी का सिविलियन है ये। तो आप आर्मी में थे? हाँ, आर्मी में थे। उसके बाद फिर मैं एनएसजी ब्लैक कैट किया था 2005 से 2009 तक। तो आपने एनएसजी में कौन कौन से ऑपरेशन में हिस्सा लिया है? मेन तो ऑपरेशन ये 26/11 था, बम्बे वाला जो कसाब वाला, मेन तो वही था। उसके बाद एनएसजी के पहले मैं कारगिल भी लड़ा था, उसमें भी अपने को सफलता मिली थी। हम दो सगे भाई थे, मैं और मेरे से बड़े भाई। अभी जो प्रेजेंट में लखनऊ में रहते हैं, कॉन्वेंट स्टेडियम के पास दूसरा मकान बनाया हुआ, वहाँ पर रहते हैं। तो आपने जब 26/11 में ऑपरेशन आप करने गए थे वहाँ पर, क्या उस वक्त हालात थे? आप कैसे उसमें एक्टिविटी कर रहे थे? ज़रा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को समझाइए कि ताकि लोग समझ पाए कि एनएसजी के जवान कैसे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। हम लोग तो अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझा कि हम एनएसजी के, हमको डिटेल मिला वहाँ से कि बम्बे में ऐसा कांड हो गया, तो हमारा टीम को पूरा अलर्ट बैठे रहते हम लोग। फिर हमको बहुत ही भाग्य से मौका मिला कि हम अपने देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वहाँ पर जो कसाब जैसे गद्दार आए थे उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग गए थे और उनको न्यूट्रलाइज किया था। तो कैसे, आप किस चीज़ से गए थे, कहाँ से गए थे? हम लोग एयर इंडिया की एयर से गए थे वहाँ पर बम्बे तक। फिर वहाँ से हमको हेलीकॉप्टर से लैंड के ड्रॉप किया था वहाँ पर। कितनी ऊंचाई से लैंड किया था, और लैंड किया था उस वक्त का सीन क्या था, अंदर क्या देखा था आपने? सीन क्या था, वो तकरीबन 10,000 से हम लोग को लैंड किया था। 10,000 फीट की ऊंचाई से? 10,000 फीट के ऊंचाई से। कैसे नीचे उतरे? वो जब सार्नेस लगा हुआ था, रस्ते के सारे हम लोग नीचे आए थे। फिर वहाँ से अपना ऑपरेशन को लड़ा गया अच्छी तरह से। तो जब आप अंदर दाखिल हुए ताज होटल में, तो वहाँ क्या देखा आपने, क्या सीन था? आप कैसे मोर्चा संभाल रहे थे, क्या कर रहे थे? वहाँ तो पूरा अफरा तफरी मर रही थी, लोग भाग रहे थे, अपने को जान बचाने के लिए हो रहे थे। उसमें हमारे साथ के 2 जवान शहीद भी हुए थे, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। बाकी हम लोग ने उनको न्यूट्रलाइज किया था। उसके बाद से हम लोग अपना जब ऑपरेशन खत्म हो गया तो उसके बाद में दिल्ली वापस आए थे। अच्छा, एनएसजी के कमांडो कैसे चुने जाते हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को समझाएंगे कैसे तैयार होते हैं एनएसजी के जवान? कमांडो के लिए सर तो पहले हमारे मतलब होम मिनिस्ट्री के थ्रू ये अपने हमारे यूनिट को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 10 बंदे जाने हैं। हर बंदे से पूरी आर्मी को हुक्म मिलता है कि 10 बंदे जाने हैं बाई यूनिट। तो वहाँ से फिर यूनिट पहले सिलेक्शन करती है कि कौन सा बंदा फिजिकल बिल्कुल रफ एंड टफ है, उसी को सिलेक्शन करते हैं। पहले यूनिट में ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद वहाँ जब एनएसजी मानेसर जाते हैं तो वहाँ भी हम लोग का 3 महीने का ट्रेनिंग होता है, 12 वीक का। फिर उसके बाद से फिर वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, पूरा काली उसमें ड्रेस में रहते हैं। फिर हम लोग उस टाइम में स्काई मार्शल भी कर रहे थे, एयर को ले जा रहे थे। जैसे दिल्ली से गुवाहाटी और दिल्ली से क्या नाम बम्बे और ये चारों तरफ के लिए जो सेंसिटिव इलाके के लिए एयर जाता था, उस टाइम में हम लोग को उसमें भी स्काई मार्शल नाम होता है उसका, उसमें भी ले करके जाते थे। अच्छा, बहुत हमारे दर्शकों को ये पता नहीं होगा, पाठक जी आर्मी में रहे, एनएसजी में रहे, लेकिन इस वक्त आप गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। घर में बैठ करके क्या करेंगे, इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा कई लोगों से मतलब भेंट मुलाकात हो जाती है और अपना थोड़ा सा शरीर फिजिकल फिट रहता है। कुछ लोग बताने में भी शर्माते हैं कि वो गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। अपने काम में तो शर्म करना नहीं चाहिए। अब दुनिया मोटरसाइकिल चल रही, कोई कार से चल रहा है, मैं तो भाई अपने साइकिल में खुश हूँ, साइकिल से चलता हूँ मैं। क्या बात करें, आप तो अभी भी साइकिल मैं साइकिल से चलता हूँ। एक दिन में कितने किलोमीटर चलाते हैं? एक दिन में अभी तो फिलहाल ड्यूटी आ रहे, वैसे मेरा घर यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ता है। कभी कि हफ्ते 10 में जाना होता है तो मैं साइकिल से गाँव भी जाता हूँ। तो आप हफ्ते में एक बार जाते हैं? हाँ, हफ्ते 10 दिन में जब भी कोई जरूरत पड़ती है तो जाते रहते हैं वहाँ। यानी कम से कम 30 किलोमीटर तो साइकिल चला ही लेते हैं? हाँ, आने जाने के वो 40 तक हो जाता है। जब गाँव जाते हैं यहाँ तो 7-8 किलोमीटर शहर का भी कोई काम होता है तो अपना साइकिल से करते रहते हैं। अच्छा, जरा वो प्रक्रिया बताइए, जब आप आर्मी में थे, जब आपके यूनिट को खबर मिली कि एनएसजी के 10 जवान तैयार करने हैं,
तो आपको आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग ली, कैसे ट्रेनिंग हुई? हमने ऐसे सुना है कि पानी में सांस रोकना सिखाते हैं, ऊपर से जंप करना सिखाते हैं, और क्या क्या सिखाया आप? नहीं, वो ट्रेनिंग तो पहले ही कर दिया जाता है। जब 12 वीक का ट्रेनिंग होता है उसी में पानी में और हवा में सब पूरा तो उसी टाइम में पहले ट्रेनिंग पीरियड में ही हो जाता है। यहाँ तो सबको पता है कि हमको क्या करना क्या नहीं करना। फिर जिसको जो टास्क मिलता है वो अपना उस पर एक्टिव हो जाता है और ऑपरेशन करके अपना हम लोग ख़त्म करते हैं। आपको क्या क्या टास्क मिला था? आपने कैसे ट्रेनिंग की थी, कुछ याद हो आपके से? नहीं, अभी तो उतना खैर याद नहीं रहा, अभी ज़्यादा टाइम हो गया है तो उतना ध्यान नहीं आ रहा अच्छा, है। कभी ऐसा लगा, आपने कहा 99 की लड़ाई भी, यानी करगिल की लड़ाई भी कारगिल भी लड़े थे हम लोग, और 26 से 11 भी लड़े? 11 भी लड़े। दो बहुत बड़े जो देश के लिए ऑपरेशन हुए, जो दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन हुए, वो आपने लड़े। तो कभी ऐसा हुआ गोली छू कर निकल गई, लगा कि अब जान बच गई? कभी ऐसा लगा कि मौत से सामना हो गया? कई बार ऐसा हुआ जब हम लोग कारगिल के लिए वहाँ क्या नाम RR उसको फौज को उस भाषा में कहते हैं, जो राष्ट्रीय राइफल होता है, तो उस टाइम में हम लोग ऑपरेशन करते रहते थे तो अक्सर उनके लॉन्चर वगैरह हमारे सर के ऊपर से निकलते रहते थे। इससे कोई फर्क नहीं रहता था। फौजी आदमी तो इतना पक्का हो जाता है कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से आए कहीं भी अगल बगल से निकले लेकिन हमारे ऊपर नहीं आएगा, इतना हमको पूरा विश्वास होता था। कैसे? हमको इतना विश्वास होता था भगवान के ऊपर, हमारे बजरंगबली के ऊपर, कि हमारे ऊपर कोई आ नहीं सकता है। अच्छा, जब आप किसी ऑपरेशन में जाते थे तो आपका सूट बूट कैसा होता था, क्या पहनते थे सिर से लेकर पाँव तक? जैकेट, लाइफ जैकेट होता था और एम्युनिशन तो होता ही था। जैसे लाइफ जैकेट क्या क्या कैसे बचाती थी, किसी पर्सनल को कैसे? तो फॉरेन वाला होता था, उस पर गोली लग करके भी रिकोचेट हो जाता था, बंदे को लगता नहीं था। और बूट भी दूसरे होते थे क्योंकि सोनो वगैरह रहता हुआ, तो आरआई बूट, लंबे बूट वाले भी तकरीबन 10 किलो के ब्यूटी होते थे। बाकी तो वहाँ का JNK के हिसाब से वहाँ का यूनिफॉर्म अलग होता है, और यहाँ हम लोग होते हैं इधर पीस इलाके में, तो यहाँ का यूनिफॉर्म अलग होता है। तो NSG के ऐसा हमने सुना है कि NSG के जवान तो बहुत पैसे कमाते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं होता है। उस टाइम में तो हम लोग को बेसिक पे का 25 ही मिलता था, अभी तो 50% मिल रहा है। तो उस टाइम में सस्ते टाइम में जब दुनिया का 5-6 हज़ार तनख्वाह थी तो हम लोग 8-10 हज़ार लेकर के आए उस टाइम में। तो 25% था, अभी तो 50% बेसिक पे का हो रहा है। अच्छा, आप अपनी साइकिल आपने कहाँ अंदर प्लेस की है? साइकिल वहीं अंदर ही। अच्छा, अंदर रख। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप यहाँ से जाते हैं इस ठंड में नौकरी कर रहे हैं, आपको तो इतने पैसे सरकार भी देती होगी पेंशन के तौर पर कि आप आराम से घर पर बैठ सकें? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि खर्चा इतना रहता है कि वो फिर उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो बाहर अगर आएंगे तो पैसा मिलेगा, उसी से पूरा काम भी हो जाएगा। और जब अब आते हैं तो वहाँ से उतना पैसा मिलता था कि लेकिन महंगाई इतना हो जाती है कि पूरा खर्चा हो नहीं पाता, इसलिए ड्यूटी करते हैं तो पैसा मिलता है तो पूरा काम सब तसल्ली बख्श आराम से हो जाता है। हम लोग इसी में खुश भी रहते हैं। घर में बैठे क्या करिए, झगड़ा करने वाला कोई काम नहीं होता है। अच्छा, एक बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें NSG के ब्लैक कमांडो के में भर्ती होना है, क्या करे वो? डायरेक्ट NSG के लिए कोई नहीं जाता है। हाँ, मतलब आर्मी के लिए खुद को तैयार करे, उसके बाद क्या? पहले आर्मी में जाएंगे, आर्मी के बाद से फिर वहाँ सिलेक्शन होता है, छांटते हैं कि कौन बंदा बढ़िया फिट है, क्योंकि और एज बाउंड भी होता है इसका, जो वार्स के लिए, अदर के लिए, अफसर के लिए। तो उस हिसाब से वहाँ पर पहले यूनिट में ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद से NSG में तो होता है 3 महीने का। आपने गार्ड की नौकरी कब से शुरू की और कैसे लगा कि अब आपको नौकरी करनी चाहिए, गार्ड की नौकरी मिल जाए तो? हमारा फौजी खानदान है। हमारे चाचा जो 71 की 71 की पाक और चाइना वाला लड़ाई थी, उसमें मेरे चाचा शहीद हुए थे। तो उस टाइम से क्योंकि हमारा फौजी परिवार था तो उस टाइम तो हम लोग पैदा ही हुए थे, उतना पता नहीं था। लेकिन हमारे बाद से तकरीबन 78 में मेरे भाई मेरे से बड़े, उनकी भर्ती हो गई थी, तो फौजी ड्रेस पहन करके आते थे तो हमको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बोलते साले तुम फौज में जा नहीं सकते, तो ठीक से बाल दो करते नहीं। फिर मैं जिद थी कि मैं जाना ये। फिर जो वही 88 में हमारा भर्ती हुआ था, उसके बाद से फिर NSG के लिए सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद से हम 2014 में रिटायर हुए। यही मकान बनाया हुआ अयोध्या जी में, जो पहले फैजाबाद के नाम से इंडिकेट था, और यही अभी मेडिकल कॉलेज जो यहाँ का राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज है, यहीं पर ड्यूटी कर रहे हैं। आपकी एज कितनी होगी अभी? एज मेरी 70 का 1970 का डेट ऑफ बर्थ है, अभी नियर अबाउट 53 हो रहा है अभी। अच्छा, 53 हो रहा है? हाँ, 53 हो रहा है। लेकिन अभी भी आप एकदम फिट हैं, फिजिकली फिट हैं। हमने देखा आप दौड़ भाग भी सकते बिल्कुल, हैं। चलो आप दौड़ लो मेरे साथ में 1 किलोमीटर। आप मुझे हरा देंगे? पक्का पक्का हरा देंगे? पक्का। चलिए, ये कॉन्फिडेंस है, और इस उम्र में ये कॉन्फिडेंस ही आपका बताता है कि आप एक मतलब पक्के जवान रहे होंगे हमारे देश की हिफाजत। सर पक्का तो रहने पड़ता है। फिर हमारा गार्ड रेजिमेंट है, गार्ड सेंटर है कामठी नागपुर, पर वहाँ बंदे ही 173 के नीचे कोई लिया नहीं जाता है। और खुशी की बात, जो प्रेसिडेंट का साथ में रहता है वो हमारे ग्रुप का ही होता है बंदा। कभी कोई अवार्ड मिला आपके सीने पे लगा कोई? अवार्ड तो सर कई है, कारगिल का है, और ये क्या नाम है, ये
26 से 26/11 का हाई है, लेकिन अभी तो हम लोग ड्यूटी पीरियड में होते हैं, नॉर्मल होते हैं। बाकी तो मेडल कई है हमारे पास दुनिया भर के वो रखे तो हुए। एनएसजी के जवान जब आप बने या कोई भी इंसान बनता है, जब कोई जवान बनता है एनएसजी में जाता है, ब्लैक कैट कमांडो बनता है, उसके लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसे क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है? रिस्ट्रिक्शन सर ऐसे होते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ मतलब अपने जो इंडियन आर्मी है ना, तो हमारा अंग्रेजी उतना ठीक नहीं रहता है। अभी जैसे हम एयर ले जाते थे दिल्ली से गुवाहाटी के लिए या इधर के लिए, तो जो भी बंदे होते कोई फॉरेन का कोई इधर उधर का, तो हमारे लिए स्टेशन था कि ज़्यादा उनसे बात थोड़ा कम करना, थोड़ा यस या नो में ही कर देना, नहीं तो वो लिटरेचर में हो जाएगा, फिर हम लोग उतना सेंड रिसीव हो नहीं पाएगा। तो इसलिए यही होता था थोड़ा सा कि अपना पोल पट्टी थोड़ा सा कम खोलना है, थोड़ा कम ही बोलना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक आपकी है एक सर। कहानी बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत लोगों को प्रेरणा देती है और हम चाहते हैं कि हर एक जवान इसी तरह से फौलाद बने जैसा आप हैं, इस वक्त 53 साल की उम्र में हैं। बहरहाल इसी तरह की कहानियों से ही हमारा देश बनता है और एक अद्भुत देश हमारा बनता है। और इसी देश में जब एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो को हम 26 से 11 में ताज के होटल के ऊपर से छलांग मार कर लगा कर अपने देश की हिफाजत करते देखते हैं, तो हमारा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है और वही तस्वीरें हमें हमेशा प्रेरित करती रहती हैं। और ख़ास तौर पर जब पाठक जी जैसे लोग हमें मिलते हैं तो हमें और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है।